National Green Tribunal Act 2010, Act number 19 of 2010, it was enforced on 18 अक्टूबर 2010 एंड अभी का चेयरपर्सन जो है यहाँ के वो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव. Okay, now let's read it out, the preamble. An act to provide this for the establishment of NGT, that is National Green Tribunal. तो यही एक्ट था जिससे establish किया गया NGT, National Green Tribunal को, for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forest and other natural resources. तो दो reasons थे. देखो, सबसे पहला तो इसको NGT establish हुआ था इसके थ्रू, ठीक है, एनजीटी एक्ट के थ्रू एनजीटी एस्टैब्लिश हुआ था. एनजीटी एस्टैब्लिश क्यों हुआ था? फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, ठीक है. अब वो केसेस किससे रिलेट करते हुए होने चाहिए? वो केसेस होने चाहिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ठीक है. इंक्लूडिंग एक और रीज़न जो ये एक्ट देखेगा वो ये था कि including the enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to person and property. तो अब क्या होगा? आप केसेस डील करोगे. केसेस कौन कौन से होने चाहिए? जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं, और उसके अलावा enforcement of legal rights relating to environment and giving relief and compensation for damages to proper persons and property जिनको भी environment से related किसी भी matter में कोई damages हुए हैं, ठीक है, उनको compensation और relief provide करवाना, ठीक है, on any matters connected therewith or incidental thereto, ठीक है. India was a party UN conference of on the human environment, ठीक है, जो कि हेल्ड हुई थी स्टॉकहोम में जून 1972. तो इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दैट, और उसने स्टेट्स को बोला था कि टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है. समझ में आता है. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि स्टॉकहोम में हुई थी जून 1972 में, तो उसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात की थी. एंड वेयर सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में हुई थी, के लिए हुई थी, हेल्ड एट रियो द जेनेरियो इन जून 1992, ठीक है, जिसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था. और वहाँ पे भी उसने स्टेट्स को कॉल किया एंड बोला कि प्रोवाइड किया जाए विद इफेक्टिव एक्सेस टू जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, ठीक है. अब जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स बेटर प्रोवाइड की जाए, इफेक्टिव हो, तो ऑब्वियसली उसी के लिए एनजीटी आया फिर, ठीक है. नाउ इंक्लूडिंग, अब वो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स इफेक्टिव होनी चाहिए, इंक्लूडिंग रीड्रेसल एंड रेमेडी and to develop national laws regarding the liability and compensation of the victims of pollution and other environmental damage. कहीं ना कहीं यहाँ पे हर एक पॉइंट है ना वो एनजीटी के एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही आ रहा है. कि फर्स्टली यहाँ पे बोला गया कि जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, तो जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स इसका एक हाईलाइटिंग फैक्टर है, ठीक है. देन सेकेंडली इंक्लूडिंग रीड्रेसल एंड रेमेडी, ठीक है, तो रीड्रेसल और रेमेडी ये प्रोवाइड करता है हमारा एनजीटी. एंड थर्डली टू डेवलप नेशनल लॉज रिगार्डिंग लाइबिलिटी एंड कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स ऑफ पॉल्यूशन एंड अदर एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है. थर्ड पॉइंट बात करता है कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन इंडिया हुआ है, ठीक है. इंडिया में आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कैन बी कंस्ट्रूड, ठीक है, ये एक राइट है, इसी वजह से ये बन जाता है एक फंडामेंटल राइट, ठीक है. नेक्स्ट इज it is considered expedient to implement the decisions taken at the aforesaid conferences. जो भी कॉन्फ्रेंसेस ऊपर हुई 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और रियो द जेनेरियो में 1992 की कॉन्फ्रेंस, दोनों ही कॉन्फ्रेंसेस में जो भी डिसीजंस लिए गए वो इम्प्लीमेंट करना एक्सपीडियंट था, ठीक है. And to have a national green tribunal in view of the involvement of multidisciplinary issues relating to the environment. तो एनजीटी इस्टेब्लिश किया गया ताकि वो क्या करे, इन्वॉल्व रहे और सारे जो भी इश्यूज रिलेटिंग टू द एनवायरनमेंट होंगे उनको सॉल्व करे, ठीक है. अब 65 ईयर्स बाद, सॉरी 61st ईयर, ठीक है, पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया एक एक्ट 61st ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज. तो 61st ईयर में ये एक्ट आया, एनजीटी एक्ट 2010, ठीक है. और यहाँ पे चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, तो फर्स्ट सेक्शन ऑब्वियसली एज यूजुअल शॉर्ट टाइटलाइन एंड कमेंसमेंट की बात करता है. फर्स्ट सब सेक्शन जो है इसका वो बताता है कि सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 बात करता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, नेम बताता है. सेकेंड वाला बताता है इट शैल कम इनटू फोर्स on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, जो थी 18 अक्टूबर 2010. डेफिनेशंस की बात करते हैं. सेक्शन 2, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइड, जब तक कॉन्ट्ररी समझ नहीं आ रहा तब तक ये जो डेफिनेशंस दी गई हैं सेक्शन 2 में ये सब ऐसी की ऐसी ही वर्क करेंगी. कितनी दे रखी है?
नॉट टू मच, लेट्स सी, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। क्लॉज ए बताता है एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट मीन्स एन एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ फोर्चुचुअस और सडन और अनइंटेंडेड अक्रेंस, ठीक है, यही पता है हमें, अनइंटेंडेड अक्रेंस होता है एक्सीडेंट में, ठीक है। यहाँ पे काई का एक्सीडेंट होता है कि वाइल हैंडलिंग एनी हजार्डियस सब्सटेंस, या कोई भी इक्विपमेंट या प्लांट या व्हीकल, ठीक है, जो आपने हैंडल करने में आपने क्या किया, हजार्डियस जो भी सब्सटेंस था उसको ढंग से हैंडल नहीं किया, आपने गलती कर दी जिसकी वजह से किसी की डेथ हो गई, ठीक है। अब वो डेथ कैसे हो सकती है, रिजल्टिंग इन कंटिन्यूस और इंटरमिनेंट और रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ डेथ, ठीक है, और इंजरी टू अ पर्सन और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, और एनवायरमेंट, ठीक है। अब तीन चीज, किस किस को इंजरी होती है, इंजरी टू पर्सन, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्सीडेंट बाय रीजन ओनली ऑफ वॉर और सिविल डिस्टर्बेंस। तो अगर वॉर और सिविल डिस्टर्बेंस है तो वो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इस डेफिनेशन में थोड़ा सा ये याद रखना कि कोई भी फोर्चुचुअस, सडन और अनइंटेंडेड अकरेंस अगर हो गया है वाइल हैंडलिंग द हजार्डियस सब्सटेंस, ठीक है, या कोई इक्विपमेंट, प्लांट या व्हीकल जिसकी वजह से डेथ रिजल्ट हुई है, कंटिन्यूस, इंटरमिनेंट या रिपीटेड, ठीक है, और या तो डेथ रिजल्ट हुई है या इंजरी रिजल्ट हुई है। और इंजरी कैसी हो सकती है, इंजरी हो सकती है टू एनी पर्सन और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट, बट इसमें इंक्लूड नहीं होगा एनी एक्सीडेंट बाय ओनली रीजन ऑफ वॉर और सिविल डिस्टर्बेंस। क्लॉज बी बताता है चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन ऑफ द एनजीटी इज द चेयरपर्सन। क्लॉज सी बताता है एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप, तो विच एग्जिस्ट अलॉन्ग विद अमंग, मतलब जो भी एग्जिस्ट करती है इंटर रिलेशनशिप, एंड बिटवीन वाटर एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। तो बेसिकली एनवायरनमेंट क्या है, इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन, जो कि एग्जिस्ट करती है बिटवीन वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज एनवायरनमेंट, एवरीथिंग सराउंडिंग अस। डी, क्लॉज डी बताता है एक्सपर्ट मेंबर, तो means a member of the tribunal who is appointed as such and holds qualifications specified in subsection 2 of section 5 and it is not a judicial member. सो बेसिकली एक्सपर्ट मेंबर वो होता है जो सेक्शन 5 की सब सेक्शन 2 में बताया हुआ है वैसे अपॉइंट होगा और वो होल्ड करता है वही क्वालिफिकेशंस, एंड एक एक्सपर्ट मेंबर इज नॉट अ जुडिशियल मेंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ई, हैंडलिंग। हैंडलिंग क्या होता है, इन रिलेशन टू द hazardous substances means the manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, offering to for sale, transfer or like of such hazardous substance। तो हैंडलिंग मतलब कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, पैकेज कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यूज़, कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन, ऑफरिंग टू फॉर सेल, तो कुछ भी अगर आप कर रहे हो ना किसी हजार्डियस सब्सटेंस के साथ, तो आप उसको हैंडल कर रहे हो, यहाँ पे वही है, ठीक है। मैन्युफैक्चर से लेके ऑफर टू सेल, ठीक है, ट्रांसफ़र और ऐसा कुछ भी, वो सब हजार्डियस सब्सटेंस है, ठीक है। हजार्डियस सब्सटेंस के साथ जो भी किया जाए वो हैंडलिंग है। देन एफ इज हजार्डियस सब्सटेंस क्या होता है, तो हजार्डियस सब्सटेंस मीन्स एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन विच is defined as hazardous substance in the Environment Protection Act 1986। hazardous substance वही substance होता है जिसकी preparation जो सब्सटेंस होता है और प्रिपरेशन जो डिफाइंड है हमारे hazardous सब्सटेंस की तरह इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड एक्सीडिंग सच क्वांटिटी, ठीक है। एक क्वांटिटी तक तो वो ठीक है, पर उसके एक्सीडिंग अगर वो रहता है तो वो hazardous सब्सटेंस हो जाता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है। और मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में भी अगर कोई बता रखा है कि इस अमाउंट से ज़्यादा अगर आपने ये कोई भी चीज़ अगर सब्सटेंस आपने कलेक्ट करके रख रखा है तो आपने hazardous सब्सटेंस बना रखा है, कलेक्ट कर रखा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंजरी, जी। तो इंजरी इंक्लूड्स परमानेंट, पार्शियल और टोटल डिसेबलमेंट और सिकनेस रिजल्टिंग आउट ऑफ एन एक्सीडेंट। तो कोई भी ऐसा परमानेंट, पार्शियल या टोटल डिसेबलमेंट और सिकनेस रिजल्टिंग आउट ऑफ एन एक्सीडेंट, तो सिंपल है ये तो। एच, जुडिशियल मेंबर, तो हमने एक्सपर्ट मेंबर पढ़ा था डी में, अब एच बताता है जुडिशियल मेंबर मीन्स अ मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 and includes the chairperson।
तो सबसे पहली बात, जुडिशियल मेंबर चेयरपर्सन, मतलब चेयरपर्सन जो होगा वो एक जुडिशियल मेंबर होगा, ठीक है। उसके अलावा जुडिशियल मेंबर कौन हो सकता है, सेक्शन 5 की सबसेक्शन 1 में बता रखा है, सेक्शन 5 की सबसेक्शन 2 में एक्सपर्ट मेंबर बता रखा है, उसकी क्वालिफिकेशंस कैसे अपॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आई नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन मतलब वही नोटिफिकेशन जो कि पब्लिश होगा ऑफिशियल गजट में। जे बताता है पर्सन, तो पर्सन इंक्लूड करता है वही सारी चीज़ें, एन इंडिविजुअल, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कंपनी, फर्म, एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स of individuals, whether incorporated or not, trustee of the trust, a local authority, and lastly, every artificial judicial person not falling within the proceeding of subclauses. तो हर कोई जुडिशियल पर्सन, जुरिडिकल पर्सन जो कि नहीं फॉल कर रहा अमंग द प्रीसीडिंग सब क्लॉसेस जो भी ऊपर दिए हुए हैं। तो हमने कितने पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए, ठीक है। एक बार दोबारा से, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whether incorporated or not, trustee of the trust, a local authority, and lastly every artificial juridical person not falling within the preceding subclauses. Now K is prescribed, तो prescribed मतलब prescribed by the rules made under this act. Then next is L, schedule. Schedule means schedule 1, 2, 3 appended to this act, ठीक है। And M is substantial question relating to environment. Substantial question relating to environment shall include an instance where first, तो फर्स्ट क्लॉज बताता है कि सब क्लॉज कि there is a direct violation of a subspecific statutory environment obligation by a person by which A, the community at large other than the individual or group of individuals is affected or likely to be affected by the environmental consequences. B, the gravity of damage to the environment or property is substantial. Or C, the damage to public health is broadly measurable. तो सेकेंड क्लॉज सब क्लॉज बात करता है कि the environmental consequences relate to a specific activity or a point source of solution. तो हमने पढ़ा एम में सबसेक्शन एम में सब क्लॉज एम में कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इसमें हमें बता रखे हैं 2 मेन पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को 3 सब क्लॉज में डिवाइड कर रखा है, सब क्लॉजेज में डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्टली वो 2 पॉइंट क्या हैं जो एम में बता रखे हैं, क्लॉज एम में बता रखे हैं। तो वो 2 सब क्लॉजेज ये हैं, फर्स्टली कि अगर आपने स्टैट्यूटरी एनवायरनमेंट ऑब्लिगेशन को वॉयलेट कर दिया तो वो एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट होगा। फिर सेकेंड पॉइंट जो बताता है कि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज रिलेट टू द स्पेसिफिक एक्टिविटी और अ पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि अगर आपने स्टैट्यूटरी एनवायरनमेंट ऑब्लिगेशन को वॉयलेट कर दिया तो वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट ये बताता है कि अगर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज जो भी हो रहे हैं वो सब रिलेट करते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी से, उन सब का पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो है वो एक ही है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट सब्सटैंशियल जो क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट है वो है। अब फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा उसमें है कि अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आपने एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशन वॉयलेट करी तो उसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला ए जो सब क्लॉज है वो बताता है कि द कम्युनिटी एट लार्ज अदर देन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज अफेक्टेड। तो कम्युनिटी एट लार्ज इज अफेक्टेड, लाइकली टू बी या तो अफेक्टेड है या लाइकली टू बी अफेक्टेड है बाय द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका हाईलाइटिंग फैक्टर ये पॉइंट यही है कि कम्युनिटी एट लार्ज, ठीक है, नॉट एन इंडिविजुअल। फिर बी बात बताता है कि ग्रेविटी ऑफ डैमेज टू द एनवायरमेंट और प्रॉपर्टी इज सब्सटैंशियल, जो भी डैमेज होगा वो उसकी ग्रेविटी सब्सटैंशियल है, ठीक है। एंड सी पॉइंट बताता है कि डैमेज जो होगा पब्लिक हेल्थ को इज ब्रॉडली मेजरेबल, वो ब्रॉडली मेजरेबल है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया सब्सटैंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट पॉइंट ये था कि अगर आपने ना एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशंस जो स्टैट्यूटरी एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशंस है उनको वॉयलेट किया, ठीक है, तो वो कुछ स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी एनवायरनमेंट की ऑब्लिगेशंस को अगर वॉयलेट किया तो आपने गलत काम किया, मतलब सब्सटैंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट कह सकते हो आपकी वो है। अब उसमें फर्स्ट पॉइंट ही बोलता है कि अगर आपने कम्युनिटी एट लार्ज को डिस्टर्ब किया, नॉट एन इंडिविजुअल। बी पॉइंट बोलता है कि अगर आपके जो ग्रेविटी है, जो डैमेज कॉज कर रहे हो आप, वो बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल है, ठीक है। एंड देन सी पॉइंट कि जितना आपने डैमेज कॉज किया वो ब्रॉडली मेजरेबल है, ठीक है। एंड देन सेकंड जो हमारा सब क्लॉज है वो बोलता है कि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे उसका पॉइंट सोर्स एक ही है, स्पेसिफिक एक्टिविटी, रिलेट टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और अ पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। एन बताता है ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 3, ठीक है। एंड ओ वर्कमैन बताता है, वर्कमैन क्या होता है,
Workman has meaning assigned to it in the Workman Compensation Act 1923. Workman वही workman जो Workman Compensation Act 1923 में explained है, ठीक है. The words अब subsection 2 बताता है कि the words and expressions used in this act but not defined herein are defined in the water. अब जो भी यहाँ पे words और expressions बाकी के जो used हैं, अगर वो यहाँ से नहीं समझ में आ रहे हैं या इसमें सेकंड सेक्शन में नहीं explained है, तो वो बाकी सब इन acts में मिल जाएंगे, यहीं से लिया जाएगा उनका meaning, ठीक है. shall have the meaning respectively assigned to them in those acts, जो भी इधर लिखे हुए हैं. अब एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल pollution एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ pollution एक्ट, pollution cess एक्ट 1977, forest conservation act 1980, the air prevention pollution of control of pollution act 1981, the environment protection act 1986, and the public liability insurance act 1991, and the biological diversity act 2002, ठीक है. और ऐसे अदर एक्ट्स रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट जो होंगे वहीं से इनका मतलब डिराइव किया जाएगा. अगर कोई और वर्ड जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है उसका मतलब समझना है तो. चैप्टर 2 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल. तो सेक्शन 3 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश करेगी विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन, जो भी उसमें डेट होगी उस दिन से एस्टैब्लिश करेगी, ठीक है. एंड अ ट्रिब्यूनल बी नोन एज, और वो जो ट्रिब्यूनल होगा दैट विल बी नोन एज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन, वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा. उसके पास पावर्स एंड अथॉरिटी होंगी जो भी उसको कन्फर की जाएंगी ऑन सच ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट. जो भी ये एक्ट उसको दे रहा है वो सब मिलेगा उसको. तो इस एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश होगा एनजीटी, ठीक है. एनजीटी एस्टैब्लिश होगा, साथ ही साथ उसकी सारी उसको एनजीटी कहा जाएगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है. एक ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश करेगी, उसको एनजीटी कहा जाएगा. एंड वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा, उसकी पावर्स एंड अथॉरिटी जो भी होगी, जुरिस्डिक्शन पावर अथॉरिटी जो भी उस पर कन्फर की गई है वो इस एक्ट में बता रखी है. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल. तो सेक्शन 4 बताता है कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल. सब सेक्शन 1 बताता है सेक्शन 4 का कि द ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ a फुल टाइम चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन जो कि पूरे टाइम रहेगा. b नॉट लेस देन 10 but subject to maximum of 20 full-time judicial members as the state government may from time to time notify. 10 से 20, 10 मिनिमम और मैक्सिमम 20, ठीक है. तो इतने जुडिशियल मेंबर्स रहेंगे एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफाई. एंड सी not less than 10 but subject to maximum of 20 full-time expert members as the central government may from time to time notify. तो 10 मिनिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो नोटिफिकेशन से टाइम टू टाइम बताती रहेगी. तो ये समझ लेना. 3 जो ट्रिब्यूनल जो कंसिस्ट करेगा उसका कंपोजिशन में 3 मेन अथॉरिटीज़ है. फर्स्टली एक चेयरपर्सन, फुल टाइम चेयरपर्सन, 10 से 20 जुडिशियल मेंबर्स एंड 10 से 20 एक्सपर्ट मेंबर्स. दोनों ही फुल टाइम तीनों ही फुल टाइम रहेंगे एंड तीनों को ही सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट करेगी, अपॉइंट करेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफाइंग. सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 बताता है दैट द चेयरपर्सन of the tribunal may, if considered necessary, invite any one or more of the person having specialized knowledge and experience in a particular case before the tribunal to assist the tribunal in that case. तो अगर चेयरपर्सन जो है ऑफ द ट्रिब्यूनल उसको लगता है नेसेसरी तो वो क्या कर सकता है, एक स्पेशलाइज्ड मेंबर को वन और मोर स्पेशलाइज्ड मेंबर को इनवाइट कर सकता है ताकि वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से किसी पर्टिकुलर केस में असिस्ट कर सके ट्रिब्यूनल को इन दैट केस, ठीक है. देन थर्ड सबसेक्शन बताता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द ऑर्डिनरी प्लेस और प्लेसेस ऑफ सिटिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन फॉलोइंग अंडर ईच ऑफ सच प्लेस ऑफ सिटिंग. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो बाय नोटिफिकेशन बताएगी कि ऑर्डिनरीली कहाँ पे बैठेगा एनजीटी, ठीक है, वो प्लेस ऑफ सिटिंग. एंड साथ ही साथ वो ये भी बताएगा कि अच्छा वो कहाँ पे बैठेगा या अदर प्लेस जहाँ पे भी उसकी सिटिंग होगी, और साथ ही साथ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच सच प्लेस वो कितना रहेगा ऑफ सिटिंग, ठीक है. प्लेस ऑफ सिटिंग की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगा. फोर्थ सबसेक्शन बताता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में in consultation with the chairperson of the tribunal make rules regulating generally the practices and procedure of the tribunal including. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो कंसल्ट करेगी ट्रिब्यूनल से, चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल से, एंड रूल्स बनाएगी regulating the practices and procedure of the tribunal, ठीक है. ट्रिब्यूनल की प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए इंक्लूडिंग
A. The rules as to the persons who will be entitled to appear before the tribunal. कौन कौन वो rules बनाएगी to the as to the persons who shall be entitled, जो entitled होंगे to appear before the tribunal. B clause पे सब clause बताता है कि B clause बताता है कि the rules as to the procedure for hearing applications and appeals and the matters. तो ये rules, अब पहले रूल्स ही कौन से बना रही है, पहले रूल्स तो बना रही है कि हु शैल बी एंटाइटल्ड टू अपेयर बिफोर द ट्रिब्यूनल. सेकंड रूल्स ये बना रही है फॉर द प्रोसीजर ऑफ हियरिंग, ठीक है, कैसे एप्लीकेशंस को सुना जाएगा, कैसे अपील्स को सुना जाएगा, एंड अदर मैटर्स, कोई भी दूसरे मैटर्स हैं, एप्लीकेशन अपील्स एंड अदर मैटर्स, उन सबको कैसे सुना जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग द सर्किट प्रोसीजर फॉर हियरिंग एट अ प्लेस अदर देन द ऑर्डिनरी प्लेस, ठीक है, अगर एक प्लेस पे नहीं, जो ऑर्डिनरी प्लेस है उधर नहीं, उसके अलावा कहीं और बैठ सुना जाएगा तो उसके रूल्स भी यही बताएगा. कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक है. तो यही चीज़ है इसमें, ठीक है. और प्लेस ऑफ सिटिंग फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन, तो उसके अलावा ordinary sitting है of its sitting falling in the jurisdiction referred to in subsection 3 pertaining to the application on appeals. तो बेसिकली बस फर्स्ट चीज़ ये समझ लो कि कौन अपेयर हो सकता है बिफोर द ट्रिब्यूनल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चेयरपर्सन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा. सेकेंडली जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे फॉर द प्रोसीजर ऑफ हियरिंग द एप्लीकेशंस अपील्स एंड अदर मैटर्स, वो भी यही बनाएगा. सर्किट प्रोसीजर की भी बात है कि अगर ऑर्डिनरी प्लेस पे नहीं बैठ रहा है और कहीं और बैठ रहा है तो वहाँ का जुरिस्डिक्शन भी यही रूल्स बनाएगा उसके अकॉर्डिंग. सी सबसेक्शन सब क्लॉज बात करता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु विल हेयर द एप्लीकेशंस एंड अपील्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ एप्लीकेशंस एंड अपील. तो कितने मिनिमम मेंबर होने चाहिए जो हेयर करेंगे एप्लीकेशंस एंड अपील्स इन रिस्पेक्ट टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ एप्लीकेशंस एंड अपील्स. तो किसी भी केस क्लास या किसी भी क्लास ऑफ एप्लीकेशन और अपील के केस में कितने मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड हैं जो कि हेयर करेंगे, ठीक है, वो भी यही डिसाइड करेगा, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स शेल इन हियरिंग एन एप्लीकेशन और अपील बी इक्वल टू द नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर हियरिंग सच एप्लीकेशन और अपील. तो एक चीज़ प्रोवाइडेड है क्लॉज सी में कि जितने जुडिशियल मेंबर होंगे उतने ही एक्सपर्ट मेंबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, जब कोई भी एप्लीकेशन या अपील सुनी जाएगी, हियरिंग होगी, ठीक है. ये प्रोविज़न दे रखा है सेक्शन 4 के क्लॉज सी के सब प्रोविजन में, ठीक है. डी क्लॉज बताता है कि रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय द चेयरपर्सन फ्रॉम वन प्लेस ऑफ सिटिंग, ठीक है, टू अदर प्लेस ऑफ सिटिंग. एक प्लेस ऑफ सिटिंग से अदर प्लेसेस ऑफ सिटिंग में ट्रांसफर हो रहा है अगर कोई केस बाय द चेयरपर्सन, तो उसके रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल बनाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग द ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ सिटिंग. ओके. Now next is section 5, qualification for appointment of chairperson, judicial member and expert member. तो क्या qualifications है, जिन qualifications को obviously आपको satisfy करना पड़ेगा to be appointed as a chairperson, judicial member और expert member. Section 5 subsection 1 बताता है a person shall not be qualified for appointment of a chairperson as a chairperson or judicial member of the tribunal unless he is. अब हमें पता है कि जो चेयरपर्सन होगा वो भी एक जुडिशियल पर्सन होगा, ठीक है. तो यहाँ पे दोनों को साथ में ले लिया है कि एक पर्सन चेयरपर्सन और जुडिशियल पर्सन तब तक अपॉइंट नहीं हो सकता तब तक जब तक उसने या तो वो जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट हो या रह चुका हो. ही इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल मेंबर. तो एक चीज़ और प्रोवाइड कर रखी है कि जो भी जज ऑफ हाई कोर्ट होगा वो भी क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल मेंबर. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों चीज़ों में, सबसे पहले ऊपर आपने पढ़ा चेयरमैन और जुडिशियल मेंबर, तो चेयरमैन भी बन सकते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सीजे ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है. बट यहाँ पे सिर्फ जुडिशियल मेंबर बन सकता है जज ऑफ हाई कोर्ट, वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता, ठीक है. सेकेंड सबसेक्शन बताता है सेक्शन 5 का अ पर्सन शिल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन एक्सपर्ट मेंबर अनलेस ही. तो ऊपर हमने क्या पढ़ा, चेयरपर्सन जुडिशियल मेंबर और जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे एक्सपर्ट मेंबर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं. क्लॉज ए बताता है हैज़ अ डिग्री ऑफ मास्टर्स ऑफ साइंस, ठीक है, विद अ डॉक्टरेट डिग्री और मास्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स इन द रेलेवेंट फील्ड. तो ये मास्टर्स वगैरह के इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और साइंस में उसको एटलीस्ट 15 ईयर्स का नॉलेज, वो
15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग 5 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो ये जो 15 ईयर्स है इसमें से 5 ईयर्स एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के जो भी मैटर्स होता है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग पोल्यूशन कंट्रोल, हैजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज अ इन अ रेप्यूटेड नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन। और ये सारे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या फिर 15 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है ये सब कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम अ रेप्यूटेड नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन। नाउ बी, क्लॉज बी बताता है has administrative experience of 15 years including experience of 5 years in dealing with environmental matters in central or the state government or in a reputed national and state level institution। तो हमें ये पता है दोनों ही केसेस में, क्लॉज ए और बी में, 5 years का आपको environmental matters से रिलेटेड एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर तो हमने पढ़ा कि 15 ईयर्स का होना चाहिए इन डिग्री के साथ, ठीक है, ये मास्टर्स इन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो भी है डॉक्टरेट वगैरह की डिग्री, ठीक है, इन सब में आपको, इन सब की डिग्री के साथ आपको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 ईयर्स का आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर ये इंक्लूडिंग पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड किसी भी चीज़ में 5 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब दूसरा ये बात करता है कि आप या तो वो हो जाए या फिर बी क्लॉज हो जाए जो बोलता है हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स डीलिंग इन एनवायरमेंटल मैटर्स। 5 ईयर्स का आपको एनवायरमेंटल मैटर्स का हो, 15 ईयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 ईयर्स आपका एनवायरमेंटल मैटर्स से डील करते हुए होना चाहिए इन दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और इन दी रेप्यूटेड नेशनल और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। थर्ड जो हमारा सब क्लॉज बात करता है, सब सेक्शन बात करता है, वो बोलता है द चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस एनी अदर ऑफिस ड्यूरिंग द टेन्योर एज सच। तो अगर वो यहाँ पे अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन और जुडिशियल और टेक्निकल एक्सपर्ट मेंबर, तो यहाँ पे वो लोग किसी और ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ सबसेक्शन बताता है द चेयरपर्सन एंड अदर जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर शेल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट on which they cease to hold office except any employment or connected in the management of management or administration of any person who has been the party to a proceeding बिफोर द ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट। तो किसी भी पार्टी जो कि प्रोसीडिंग में रह चुकी है, ठीक है, अंडर दिस एक्ट, उसके अंदर जो चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर या एक्सपर्ट मेंबर्स है वो, ठीक है, 2 साल तक, एक बार जब उनका ऑफिस से वो रिटायर हो गए या सीज टू होल्ड ऑफिस हो गया, उसके बाद भी वो 2 साल तक कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी भी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी कनेक्टेड है किसी भी प्रोसीडिंग से अंडर दिस एक्ट, ट्रिब्यूनल के अंडर दिस एक्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और इन एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड और under any central state or provincial act or a government company as defined by in section 617 of Companies Act 1956। तो हमने क्या पढ़ा, हमने क्लॉज 4 में पढ़ा, सॉरी सब सेक्शन 5 के सब सेक्शन 4 में हमने पढ़ा कि आप 2 साल तक, एक बार आपने सीज टू होल्ड ऑफिस कर लिया चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर या एक्सपर्ट मेंबर ने, उसके बाद वो 2 साल तक है ना कोई भी किसी भी ऐसे मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब नहीं ले सकता, होल्ड नहीं कर सकता ऑफिस जो कि एनी वे रिलेटेड थी टू विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रिब्यूनल इन दिस एक्ट, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर रखे प्रोविजन में क्या रखा है कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है या किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर है या कोई भी एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड और अंडर एनी सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी है एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, तो वहाँ पे आप जॉब ले सकते हो, दैट इज एन एक्सेप्शन। नाउ सेक्शन 6 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर। सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 बताता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 द चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल शेल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तीनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सिंपली सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 यही बताता है, ठीक है। देन
सेकेंड सबसेक्शन बताता है कि द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द CJI, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चेयरपर्सन ऑफ NGT जो होगा उसको अपॉइंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। थर्ड पॉइंट बताता है, थर्ड सबसेक्शन, कि द जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी एंड इन सच अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो सिलेक्शन, आप देखो, जो चेयरपर्सन है उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद जो जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल होंगे वो अपॉइंट होंगे बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेलेक्टिंग कमिटी, सिलेक्शन कमिटी इन सच अ मैनर, जो भी प्रेस्क्राइब्ड होगा। ठीक है। देन सेवेंथ जो हमारा सेक्शन है वो बात करता है term of office and other conditions of service of chairperson, judicial member and expert member। सेक्शन 7 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस की मेनली एंड अदर कंडीशंस जो भी सर्विस की होंगी इन तीनों की। तो सबसे पहले सेक्शन 7 का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि द चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच अ टर्म for hold office as such for term of 5 years and from the date on which they enter upon the office shall not be eligible for reappointment। इनका reappointment नहीं होगा और इनका term कितना होगा, 5 years के लिए होगा from the date of appointment। जब भी वो enter करते हैं ऑफिस से उससे 5 साल तक रहेगा, उसके बाद reappointment नहीं हो सकता। ठीक है। Then provided that in case a person who is or has been a judge of Supreme Court has been appointed as a chairperson or judicial member of the tribunal, he shall not hold office after he has attained the age of 70 years। तो एक यहाँ पे एज लिमिट भी बना दी है, 70 years मैक्सिमम है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हो और उसके बाद आप चेयरपर्सन बने हो या जुडिशियल मेंबर हो, ठीक है, ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो आप होल्ड नहीं कर सकते ऑफिस आफ्टर यू हैव अटेन्ड द एज ऑफ 70 years। then provided further that in case a person who is or has been that is the chief justice of the high court has been appointed as the chairperson or judicial person of the tribunal, he shall not hold office after he has attained the age of 67 years। तो अब अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहे हुए हो तो तब अगर आपको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो वहाँ पे आप 67 ईयर्स की एज तक ही होल्ड कर सकते हो ऑफिस। उसके बाद यू विल हैव टू cease to hold the office। Then lastly, provided also that in case a person who is or has been a judge of high court has been appointed as a judicial member of the tribunal, he shall not hold office after he has attained the age of 67 years। तो सिंपल है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हो और आपको चेयरपर्सन या फिर जुडिशियल मेंबर अपॉइंट किया गया है तो आप 70 ईयर्स की एज लिमिट तक होल्ड कर सकते हो ऑफिस। वहीं पे अगर आप जज ऑफ हाई कोर्ट रह चुके हो तो आपको जुडिशियल मेंबर या अपॉइंट किया गया है तो आपको 67 ईयर्स तक का ही मिलेगा, क्या बोलते हैं, होल्ड करने के लिए ऑफिस। बीच में एक पॉइंट मैं स्किप कर गई, सॉरी। अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रह चुके हो तो वहाँ पे आपको 67 ईयर्स का ही मिलेगा। ठीक है, दोनों केसेस में अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रह चुके हो, जज ऑफ हाई कोर्ट रह चुके हो, दोनों केसेस में 67 ईयर्स तक का मिलेगा। बस अगर आप CJ ऑफ रह चुके हो हाई कोर्ट तो वहाँ पे आपको चेयरपर्सन भी अपॉइंट किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। Provided also that no expert member shall hold the office after he has attained the age of 65 years। तो expert member तो 65 years तक ही रह सकता है, judicial member may exceed it टिल 70 years of age और 67, ठीक है, 65 तो मिनिमम है। ठीक है, बट यहाँ पे जो एक्सपर्ट मेंबर है उसकी मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं, सेम है, 65 ईयर्स है। तो सेक्शन 8 बात करता है रेजिग्नेशन। तो चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल में बाय नोटिस इन राइटिंग, वही बात है, तीनों एक तरीके से आप रिज़ाइन कर सकते हो। आपको राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा एड्रेस टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर आप उसको रिज़ाइन कर सकते हो ऑफिस को। ठीक है, सेक्शन 9 बात करता है सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस। तो सैलरीज, अलाउंसेस पेएबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस जो भी हैं, सैलरीज, अलाउंसेस, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं सर्विस की, इंक्लूडिंग द पेंशन, ग्रेच्युटी एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, सब चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर तीनों के ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी प्रेस्क्राइब्ड होंगे। प्रोवाइडेड दैट नीदर द सैलरी एंड अलाउंसेस nor the other terms and conditions of the service of chairperson, ex-judicial member and expert member shall be varied to their disadvantage after the appointment। तो ये तो हर जगह होता है कि एक बार आपको अपॉइंट कर लिया उसके बाद आपकी जो सैलरी एंड अलाउंसेज हैं नॉर योर टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी डिसएडवांटेज के लिए रिड्यूस नहीं होंगे, वेरी नहीं होंगे। ठीक है,
देन सेक्शन 10 बात करता है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर। तो फर्स्ट सब सेक्शन बात करता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमूव फ्रॉम द ऑफिस चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल हु। अब सबसे पहले कौन रिमूव कर सकता है? तो रिमूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है विद द कंसल्टेशन ऑफ CJI, दैट इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब वो कब कब रिमूव कर सकती है? ए, जो पर्सन है इधर द चेयरपर्सन और जुडिशियल पर्सन, उन्होंने हैज़ बीन adjudged as insolvent, अगर वो insolvent डिक्लेयर हो गए तो। B has been convicted of an offence which in the opinion of central government involves moral turpitude। तो moral turpitude के अगर किसी offence में अगर वो involved हैं और इसके लिए वो offence के लिए convict हो गए हैं तो वहाँ पे भी उनको जो है रिमूव कर दिया जाएगा। देन सी क्लॉज बताता है कि हैज़ बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, पागल हो गए तो, वेरी सिंपल। देन डी, फिजिकली भी है वैसे, फिजिकली एंड मेंटली इनकेपेबल। देन डी हैज़ एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्रिजुडिशियली हिज फंक्शंस। तो ऐसा कोई और इंटरेस्ट मिल गया उनको, फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट, जिसकी वजह से वो अफेक्ट करेगा उनके प्रिजुडिशियली हिज फंक्शंस। ई क्लॉज बताता है हैज़ सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। तो उन्होंने क्या किया है? अब्यूज़ किया है हिज पोजीशन, ठीक है, एंड उन्होंने एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस, अब उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया है कि उन्होंने अपनी पोजीशन ही अब्यूज़ कर दिया, तो वो दैट विल ऑब्वियसली रेंडर कि उनकी कंटिन्यूएंस इन द प्रेजुडिशियल इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, वो अलाउड नहीं होगी, प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। देन सेकेंड सबसेक्शन बताता है द चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट एन ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ध्यान रखना कि जो चेयरपर्सन या जुडिशियल मेंबर होता है उनको नहीं रिमूव किया जा सकता एक्सेप्ट बाय दिस प्रोसीजर, कि एक ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो एक ऑर्डर बनाएगी आफ्टर एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी होगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर बनाएगी जो कि जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट होंगे, इन सच चेयरपर्सन इन विच सच person or judicial member has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। तो सबसे पहले इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में एक जज, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे, ठीक है, और जो चेयरपर्सन या सुप्रीम जुडिशियल मेंबर है जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनके अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस हैं, एंड देन उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने जो भी डिफेंस में कहना चाहते हैं कहें, एंड आफ्टर दैट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ही इज़ गिल्टी तो वहाँ पे वो क्या करेगा? एक ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, उसके बाद उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, तो दैट इज़ इट। देन थर्ड सबसेक्शन बताता है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम रेफरेंस of conducting an inquiry has been made to the judge of Supreme Court under subsection 2 until the central government passes an order on receipt of the report of inquiry made by the judge of Supreme Court on such reference। तो बेसिकली अब सस्पेंशन की बात आती है, ऊपर तो हमने रिमूव ही कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हम सस्पेंड की बात करते हैं। तो सबसेक्शन 2 में अगर इंक्वायरी बैठी है तो जो चेयरपर्सन या जुडिशियल मेंबर जिसके भी अगेंस्ट बैठी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उसको सस्पेंड कर सकती है जब तक इंक्वायरी बैठी है, ठीक है, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पास कर सकती है एक ऑर्डर, ठीक है, ऑन द रिसीट ऑफ सच रिपोर्ट, और एक बार जब रिपोर्ट आ जाती है ऑफ द इंक्वायरी तो उसके बाद वो डिसीजन जो भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने लिया होता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर पास कर देती है, ठीक है। देन फोर्थ सबसेक्शन बात करता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2। जो भी इंक्वायरी जैसे भी चलेगी उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोसीजर जो भी फॉलो होगा इंक्वायरी का वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रूल्स बता देगी, ठीक है। सबसेक्शन 5 बताता है कि एक्सपर्ट मेंबर में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो एक्सपर्ट मेंबर को रिमूव करने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो भी ग्राउंड सबसेक्शन 1 में है अगर वो उनमें से किसी में भी फॉल करता है तो जो भी प्रोसीजर वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसके अकॉर्डिंग वो रिमूव कर सकती है उसके अकॉर्डेंस में, एंड प्रोवाइडेड दैट कि एक्सपर्ट मेंबर शेल नॉट बी रिमूव्ड अनलेस ही इज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर। उसको भी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑफ बीइंग हर्ड। सेक्शन 11 बात करता है टू एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ ट्रिब्यूनल और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है।
तो सेक्शन 11 बात करता है इन द इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ अ वैकेंसी, अगर वैकेंसी आ जाती है इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल बाय द रीजंस ऑफ डेथ, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि चेयरपर्सन जो होगा कंपोजिशन में फुल टाइम है, ठीक है, फुल टाइम रहेगा चेयरपर्सन। तो अगर बाई चांस कोई वैकेंसी आ जाती है बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और अदरवाइज, तो वहाँ पे सच जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल, जो भी जुडिशियल मेंबर होंगे ऑफ द ट्रिब्यूनल एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑथराइज इन हिज बिहाफ, तो किसी भी एक जुडिशियल मेंबर को ऑथराइज कर देगी स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑन हिज बिहाफ, in this behalf, and shall act as the chairperson until the date the new chairperson is appointed in accordance with the provisions of the act। तो जब तक नया चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं होता तब तक के लिए कोई भी जुडिशियल मेंबर को स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट कर देगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, और वो सब अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट होगा। सेक्शन 12 बात करता है स्टाफ ऑफ द ट्रिब्यूनल। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 बताता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल डिटरमाइन द नेचर एंड कैटेगरीज ऑफ द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू असिस्ट द ट्रिब्यूनल इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस। तो सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो डिटरमाइन करेगी नेचर एंड कैटेगरीज ऑफ द ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज जो भी ट्रिब्यूनल में असिस्ट करेंगे वो कैसे इन द डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शंस, उनके फंक्शंस भी डिसाइड करेगी, ऑफिसर्स को भी डिसाइड करेगी, उनके फंक्शंस भी डिसाइड करेगी। सबसेक्शन 2 बताता है कि द रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी मेड बाय द चेयरपर्सन इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो भी एम्प्लॉयज होंगे ट्रिब्यूनल के, उन सबको चेयरपर्सन क्या करेगा, अपॉइंट करेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, देन रिक्रूट करेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। थर्ड सबसेक्शन में बताता है जो ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रिब्यूनल होंगे वो डिस्चार्ज करेंगे उनके फंक्शंस अंडर द जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ द चेयरपर्सन। ऑब्वियसली वो अपॉइंट करेगा तो उसके जनरल सुपरिटेंडेंस के अंडर चेयरपर्सन के वो अपने डिस्चार्ज करेंगे फंक्शंस। फोर्थ सबसेक्शन बताता है द सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी प्रिस्क्राइब्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग उनके सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द ऑफिसर्स, जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़, वो सब एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। देन सेक्शन 13 बात करता है फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ चेयरपर्सन। तो सेक्शन 13 द चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल एक्सरसाइज सच फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एज मे बी वेस्टेड टू हिम इन हिम अंडर द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो सारे फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स चेयरपर्सन के अंदर वेस्टेड होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर वेस्ट करेगी, provided that the chairperson may delegate such of his financial and administrative powers as he thinks fit to any judicial member or expert member or officer of the tribunal subject to the conditions that the member of such officer while exercising such delegated power continues to act under the direction, control and supervision of the chairperson। तो अगर वो चाहे चेयरपर्सन तो वो डेलीगेट भी कर सकता है अपनी फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स किसी को भी, जुडिशियल मेंबर को, एक्सपर्ट मेंबर को या किसी और ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल को, जो भी उसको सही लगता है एज ही डीम फिट, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, जो भी मेंबर, जो भी ऑफिसर होगा जिसको डेलीगेट की गई है पावर्स, वो एक्सरसाइज करेगा अपनी डेलीगेटेड पावर अंडर द डायरेक्शन, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द चेयरपर्सन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज चैप्टर 3